कल्पना काम से आते समय बाजार से सब्जी खरीद रही थी। तभी हरी हरी पालक पर उसका ध्यान जाता है और वो पालक खरीद कर घर आ जाती है। उसका 12 साल का बेटा रौनक पालक को देखते ही मुंह बना लेता है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? क्या आज से पहले तूने पालक नहीं देखी? माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम इसे उठा कर ले आती हो। मुझे नहीं खानी पालक की सब्जी। हाँ। अरे क्यों नहीं खानी तुझे पालक? तुझे पता है इसमें कितना ज्यादा आयरन होता है। इसे खाएगा तो फौलादी बन जाएगा। फौलादी? माँ, वो क्या होता है? अरे ताकतवर, बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत। तभी कल्पना की बड़ी बेटी पारुल भी आ जाती है। वो रौनक से बड़ी थी और बहुत समझदार भी। घर के हालातों को देखते हुए वो पड़ोस में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कल्पना एक फैक्ट्री में काम करती थी और बड़ी मुश्किल से ही वो गुजारा कर पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, किराए का मकान और रोज बढ़ती महंगाई ने कल्पना की कमर तोड़ कर रख दी थी। इसलिए उसकी 11वीं में पढ़ने वाली बेटी पारुल ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। माँ, आज तो बहुत देर हो गई मुझे। आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। इतना सारा होमवर्क स्कूल से मिला है और किसी ने किया नहीं। अगर ना करवाती ना तो उनके मम्मी पापा मुझे ही सुनाते। कितनी समझदार है तू, हर चीज को समझती है बेटा। मैं फिर पूछती हूँ, तेरी पढ़ाई का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? देख, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले साल भगवान की दुआ से तेरे अच्छे नंबर आ जाएं। बस 2-3 साल की पढ़ाई और होगी, फिर मेरी बेटी एक कामयाब अफसर बन जाएगी। माँ, लगता है तुम्हारी ये चाह एक दिन मुझे अफसर बना कर ही छोड़ेगी। अच्छा बताओ ना माँ, खाने में क्या बना रही हो? बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया। सोच रही थी आज पालक का साग बनाऊंगी, लेकिन रौनक मना कर रहा है। अब तो हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, क्यों ना पकोड़े बनाए? रोज ही तो खाना खाते हैं, वही दाल चावल रोटी। आज पकोड़े बनाओ ना माँ। चलो, ये ठीक रहेगा। पकोड़े तो सभी खा लेंगे। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा पकौड़े। उसमें भी तो पालक होगा ना। आजकल तुम्हारे बहुत नखरे बढ़ गए हैं रौनक। देख रही हूँ, पालक है तो क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? माँ अभी काम से आई है, कितना थकी हुई है। माँ, इसकी बात मत सुनो, पकोड़े ही बनेंगे। और फिर कल्पना पकोड़े बनाने लगती है। वो पकोड़े के साथ चटनी भी बनाती है। सारा परिवार बैठकर पकोड़े खाता है और रौनक, जो पालक के पकोड़े का नाम सुनकर मुंह बना रहा था, सबसे ज्यादा पकोड़े वही खाता है। अब क्या हुआ? इतने सारे पकोड़े क्यों खा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और कितने करारे हैं। माँ, कल फिर बनाना। हाँ। ये लो, अभी तो खा नहीं रहा था और अब कल फिर बनाना। फिर रात का काम खत्म करके कल्पना और बच्चे सब सो जाते हैं। सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और कल्पना अपनी फैक्ट्री। दोपहर को स्कूल से आकर पारुल ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है और रौनक घर पर रहता। इन तीनों की यही दिनचर्या चल रही थी। कल्पना ने पति के गुजरने के बाद से फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। जितनी आमदनी होती, खर्चे उससे ज्यादा ही थे। सब माँओं की तरह कल्पना का भी सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, तो वो गंगा नहा कर आ जाए। लेकिन जिंदगी में उथल पुथल ना हो तो फिर जिंदगी कैसी? एक दिन रौनक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी वहां से गुजर रही तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसे बहुत चोट आती है। सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और कल्पना को सूचना देते हैं। कल्पना पारुल के साथ जब अस्पताल जाती है तो अपने बेटे रौनक को बहुत बुरी हालत में पाती है। भगवान का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा बच गया। हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है और सर में चोट लगी है। मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? बताओ ना मुझे, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? चोट तो बहुत लगी है, टाइम लग जाएगा तुम्हारे बेटे को ठीक होने में। वैसे तो कल्पना का बेटा सरकारी अस्पताल में था, लेकिन दवाइयाँ सारी बाहर से लेनी थी और वो भी महंगी महंगी। घर की जमा पूंजी 1 हफ्ते में ही खत्म हो गई। अपने बेटे की देखभाल के कारण कल्पना काम पर भी नहीं जा पाई। पारुल ने भी अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि वो अब घर को देख रही थी और अस्पताल में आना जाना भी कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद रौनक को कल्पना घर ले आती है। सुनो पारुल, तुम थोड़ी देर रौनक को देखो, मैं फैक्ट्री जाती हूँ। बिना बताए इतने दिन की छुट्टी हो गई। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं देख रही हूँ भाई को। कल्पना जब फैक्ट्री में जाती है तो वहाँ का मैनेजर कल्पना पर भड़क जाता है और उसे काम से निकाल देता है।
घर में बीमार बेटा और अब हाथ में काम भी नहीं था। कल्पना को भयानक ख्वाब दिखाई देने लगे, जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। शाम हो चुकी थी। वो घर की तरफ आई तो उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ लोग अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाकर बेच रहे हैं। काम छूट गया है और घर में पैसे भी नहीं बचे। नौकरी ढूंढने जाऊंगी तो भी पैसे चाहिए। इन लोगों की तरह क्या मैं भी कुछ बनाकर नहीं बेच सकती? कल्पना के दिमाग में तरह तरह के खाने घूम रहे थे कि वो आखिर ऐसा क्या बनाए कि जो रोड पर खड़े होने के बाद बिक जाए। इसी उधेड़-बुन में वो घर पहुंच जाती है और पारुल से बात करती है। माँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो बचे नहीं है। सस्ती चीज में अगर देखा जाए तो इस वक्त पालक ही है। और तूने उस दिन पालक के पकौड़े भी तो कितने अच्छे बनाए थे। रौनक तो आज भी कह रहा था कि उसे पालक के पकौड़े खाने हैं। एक काम करते हैं ना माँ, हम दोनों मिलकर पालक के पकौड़े बेचते हैं। कम से कम रोज हाथ में पैसे तो आएंगे। ये तूने अच्छा कहा। हाँ, पालक के पकौड़े। मैं पालक के पकौड़े का काम करूंगी। और क्या कहा तूने? रौनक को पालक के पकौड़े खाने हैं। रुक, मैं अभी बाजार से पालक खरीद कर लाती हूँ। तभी कल्पना जाकर पालक खरीद लाती है और अपने दोनों बच्चों को पालक के पकौड़े बनाकर खिलाती है और रात भर यही सोचती है कि आखिर वो किस तरीके से अपना काम शुरू करे। अगले दिन सुबह, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं जो मैंने गुल्लक में जमा किए हुए थे। रात भर तुम सोई नहीं, मैं ये सब देख रही थी। तुम्हें यही चिंता थी ना कि कहाँ से पैसे आएंगे? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 700 रुपए हैं। पर मुझे लगता है माँ, इससे काम हो जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ अगर तू ना होती तो क्या होता। ये तो बहुत है, मैं इनसे ही काम शुरू करूंगी। सुन, मैं बाजार जाती हूँ और सामान खरीद कर ले आती हूँ। और तेरी भी कई दिन की स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल से स्कूल जाना शुरू कर दे। ठीक है माँ, थोड़े दिनों में रौनक भी ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। कल्पना बाजार जाती है और पालक के पकौड़े का सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर वो घर की एक कढ़ाई को मांज धोकर अच्छे से तैयार करती है। एक बड़ा पतीला लेती है और सारा सामान और घर का ही गैस चूल्हा लेकर जहाँ सब लोगों ने सामान लगाया हुआ था वहीं जाकर वो भी सामान लगा देती है और पालक के पकौड़े बनाने लगती है। थोड़े से पकौड़े बनाने के बाद वो आवाज लगाती है, आओ आओ, गरम गरम पालक के पकौड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। अब अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी और उधर गरम गरम पकौड़ों की खुशबू से 2 आदमी जो वहां खड़े थे पकौड़े खरीदते हैं। कैसे दिए पकौड़े? 30 के 8 पकौड़े हैं। फिर वो आदमी कढ़ाई में देखता है, गरम गरम पकौड़े तेल में खौल रहे थे और दिखने में भी वो करारे लग रहे थे। वो कल्पना से 1 प्लेट देने के लिए कहता है। कल्पना 1 प्लेट में पकौड़े रखकर उसके साथ हरी और लाल चटनी खाने के लिए देती है। वो दोनों एक ही प्लेट में पकौड़े खा रहे थे और पकौड़े खत्म होने के बाद, भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। इतने करारे और चटपटे पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। उधर से काफी लोगों का आना जाना था। शाम के समय अधिकतर लोग वहां पर खाने पीने का सामान खरीदने ही आ रहे थे। इसलिए कल्पना जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि सबका ध्यान उसके पकौड़ों की तरफ भी जाए। आंटी, आंटी, 1 प्लेट पकौड़े देना। मुझे तो पालक के पकौड़े बहुत पसंद हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर लग रहा पकौड़े भी अच्छे होंगे। कल्पना उन दोनों को पकौड़े खाने के लिए देती है और मन ही मन उसे खुशी भी हो रही थी कि आज उसके हाथ में काम खत्म होते ही पैसे होंगे। जैसे जैसे 8 बजने वाले थे वैसे ही लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया, लेकिन कल्पना तो आई ही थोड़ी देर से थी, इसलिए उसका सामान भी अभी काफी बचा हुआ था। बस अब 2-3 खाने वाले ही वहां पर खड़े हुए थे और कल्पना थी। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और इधर उधर खाने की चीजें तलाश करते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो कल्पना के पास आकर पकौड़े देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर रुको, अभी गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर देती हूँ। और फिर कल्पना ने जल्दी से पकौड़े तैयार किए और उन सबको खाने के लिए दे दिए। भाई कसम से मजा आ गया।
ऐसी ठंड में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं तो इससे अच्छी बात ही क्या है। सच कहा भैया, ऐसी ठंड में और ऐसे करारे करारे पालक के पकौड़े, वाह वाह, मजा आ गया। कल्पना ने उन सब के पैसे लिए और उनको अपनी साड़ी के पल्ले में बांध दिया। फिर खाली बर्तनों को देखा और भगवान को शुक्र अदा किया। हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है, बस इसी तरह रोज खाली बर्तनों के साथ घर जाऊं। फिर कल्पना घर चली जाती है तो देखती है कि पारुल ने खाना बना कर रखा है। ये देखकर कल्पना खुश हो जाती है। वो रौनक को देखती है। रौनक गहरी नींद में था। माँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि काम अच्छा हुआ है। सही कहा तूने, काम सचमुच में बहुत अच्छा हुआ। देख, सारे बर्तन खाली हैं। बस थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा क्योंकि वहां से सब लोग 8 बजे ही सामान हटा लेते हैं और अगर मैं देर तक दुकान लगाऊंगी तो जरूर रोजाना सामान बिक जाएगा। माँ, तू घर की चिंता मत कर और हाँ, रौनक की भी नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। जानती हूँ। उसके बाद कल्पना रोज पालक के पकौड़े बेचती और घर पैसे लेकर आती। 1 महीने बाद रौनक भी ठीक हो गया। दोनों बहन भाई स्कूल जाते और शाम को अपने स्कूल का काम खत्म कर अपनी माँ की मदद भी करते। इस तरह कठिन परिस्थितियों में भी घबराने के बजाय कल्पना ने पालक के पकौड़े बेचने का जो निर्णय लिया वो उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। शीतल अपने माता पिता के साथ सोनपुर नाम के एक गांव में रहती थी। शीतल के पिता एक गरीब किसान थे, इसलिए उनके घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। यहाँ तक कि वो खाना भी एक लकड़ी के चूल्हे पर बनाया करते थे। शीतल की उम्र शादी की हो गई थी, इसलिए उसके पिताजी अब उसके लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में थे। आइए आइए यशोदा काकी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। मैं तो यहाँ पर अपनी शीतल बिटिया के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। पिछले हफ्ते नरेंद्र की बेटी के शादी में उसके कुछ रिश्तेदार आए थे। वहाँ उन्होंने शीतल बिटिया को देखा तो उससे रिश्ते की बात चलाने के लिए उन्होंने नरेंद्र से कहा, अब नरेंद्र बेचारा तुम्हारे घर रिश्ते की बात क्या करने आता, इसलिए मैं ही यहाँ पर आ गई। अच्छा किया काकी, आप ही बता दीजिए कि जिन्होंने मेरी बेटी को पसंद किया है उनका घर परिवार कैसा है। घर परिवार तो बहुत अच्छा है। परिवार में बस एक बेटा है और उसकी माँ है। बेटे का अपना बिजनेस है तो पैसों की भी कोई तंगी नहीं है। खूब अमीर लोग हैं। यशोदा काकी की बात सुनकर सुलोचना और मंगतराम को ये रिश्ता ठीक लगता है, इसलिए वो अगले हफ्ते ही लड़के वालों को रिश्ते के लिए अपने घर बुला लेते हैं। लड़का लड़की को देखने के बाद दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में शीतल अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शीतल बहू, आज शादी के बाद तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें जो भी सबसे अच्छी तरह बनाना आता हो वो हमारे लिए बना लाओ। माँ जी, वैसे तो मेरी माँ ने मुझे खाने के सभी व्यंजन अच्छी तरह बनाने सिखाए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए टमाटर वाले रसीले आलू की सब्जी, पूरी और साथ में सूजी का हलवा बना देती हूँ। मेरे हाथ का ये खाना सभी को बहुत पसंद आता है। ठीक है शीतल बेटा, तुम यही बना लो और कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। शीतल का ससुराल बहुत अमीर था। वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने को नौकर चाकर और खाना बनाने को रसोइये भी थे, लेकिन शीतल की सास तो बस शादी के बाद की रस्म को पूरा करवाने के लिए शीतल से खाना बनवाना चाहती थी। अरे बाप रे, यहाँ पर तो लकड़ी का चूल्हा है ही नहीं, यहाँ पर तो ये गैस और सिलेंडर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी भी गैस पर खाना नहीं बनाया, कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शीतल पहली बार थोड़ी घबराई हुई गैस पर खाना पकाती है और डाइनिंग टेबल पर खाने को सर्व कर देती है। अरे वाह बहू, तूने तो बड़ी ही जल्दी सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। जरा हम दोनों चख कर तो देखे कि तूने खाना कैसा बनाया है। पुष्पा और विशाल जैसे ही शीतल के हाथ का बना हुआ खाना चख कर देखते हैं तो खाने के इतने अच्छे स्वाद से उनका मन खुश हो जाता है। वाओ शीतल, सच बताऊं तो मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती होगी। तुमने तो हमारे घर में काम करने वाली सभी कुक्स की छुट्टी कर दी। हाँ बहू, सच में ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है
और जो तुमने सूजी का हलवा बनाया है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर यही खाना हमने लकड़ी के चूल्हे पर बनाया होता तो ये और भी स्वाद बनता। आप दोनों जब कभी मेरे मायके चलेंगे तो मैं वहाँ पर आपको अपने हाथों से लकड़ी के चूल्हे पर बना हुआ खाना खिलाऊंगी। शीतल और विशाल की शादी के कुछ दिन तो बहुत ही हंसी खुशी बीतते हैं, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद विशाल का बिजनेस पार्टनर उसे बिजनेस में धोखा दे देता है, जिस वजह से विशाल का पूरा बिजनेस उसके हाथ से चला जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धीरज मेरे साथ ऐसा करेगा। आज उसकी वजह से मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ मेरा बिजनेस खो दिया। यहाँ तक कि अब ये घर भी मेरे नाम पर नहीं रहा। हमें आज के आज ही अपना सामान लेकर इस घर से जाना होगा। अपने बिजनेस पार्टनर धीरज के दिए हुए धोखे की वजह से विशाल एक ही दिन में रोड पर आ जाता है। यहाँ तक कि अब उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, शीतल, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना। आज मेरी वजह से आप दोनों को इस तरह सड़क पर भटकना पड़ रहा है। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ता। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। धीरज भैया ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आप देखना, भगवान एक दिन उनको उनकी इस करने की सजा जरूर देंगे। आप मेरे ये सोने के कंगन बेच दीजिए। इन पैसों से हम किराए पर एक घर खरीद लेंगे। उसके बाद कोई ना कोई काम शुरू कर लेंगे। लेकिन शीतल, मैं कैसे तुम्हारे इन कंगनों को बेच सकता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। माँ जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए जो तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, जो ऐसे समय में भी तेरा इतना साथ दे रही है। विशाल जी, आप इन कंगनों को बेचकर एक घर किराए पर ले लीजिए और मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से मेरे लिए ये कंगन बनवा देना। ये तो ठीक है ना? शीतल की बात मानकर विशाल उन कंगनों को सुनार की दुकान पर बेचकर पैसे ले आता है, जिनसे वो गांव में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है। यहाँ पर तो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी नहीं है। तुम यहाँ खाना कैसे बनाओगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे तो शुरू से ही लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। गांव में तो सभी लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले लकड़ियाँ चुनकर ले आई थी। बस जल्दी से चूल्हा जलाकर सबके लिए खाना बना लूंगी। शीतल अब लकड़ी का एक चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाती है तो खाना पकने की खुशबू से ही विशाल और पुष्पा के मुंह में पानी आ जाता है। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर तुम ऐसा क्या बना रही हो? जी, घर में बस चावल और कुछ सब्जियां रखी थी तो मैं मसाला पुलाव बना रही हूँ। मसाला पुलाव? झूठ मत बोलो। भला मसाला पुलाव की खुशबू इतनी अच्छी थोड़ी ना होती है। विशाल जी, लकड़ी के चूल्हे पर बने खाने की खुशबू ऐसे ही होती है। आप जब इस मसाला पुलाव को खाओगे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाई गई बिरयानी का स्वाद भी भूल जाओगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से ये मसाला पुलाव परस दो। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। मसाला पुलाव तैयार होते ही शीतल अपनी सास और पति को खाना परोसती है। चूल्हे पर बने मसाला पुलाव को खाकर वो दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तभी विशाल शीतल से कहता है, सच में शीतल, ये पुलाव तो इतना टेस्टी है कि अगर ये किसी रेस्टोरेंट में मिलता तो लोग वहां पर इस मसाला पुलाव के अलावा कुछ और खाते ही नहीं। सच में इस मसाला पुलाव को जो भी खाएगा वो तुम्हारा फैन हो जाएगा। विशाल की बातें सुनकर शीतल के दिमाग में मसाला पुलाव बेचने का आइडिया आता है और वो विशाल से इस बारे में बात करते हुए कहती है, विशाल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। क्या मैं बाजार में मसाला पुलाव का एक ठेला लगा लूं? जब आप दोनों को ये मसाला पुलाव इतना पसंद आ रहा है तो हो सकता है कि लोगों को भी ये बहुत पसंद आए और इससे हमारी ठीक ठाक कमाई भी हो जाएगी। पहले तो विशाल शीतल की इस बात को मानने में आनाकानी करता है, लेकिन अपनी माँ और शीतल के समझाने के बाद वो शीतल के मसाला पुलाव का ठेला लगाने की बात को मंजूरी दे देता है। अगले ही दिन से शीतल बाजार में अपना मसाला पुलाव का ठेला लगाना शुरू कर देती है। लकड़ी के चूल्हे पर बने उस मसाला पुलाव की खुशबू से लोग शीतल के ठेले पर खींचे चले आते हैं।
अरे वाह दीदी, ऐसा क्या पकाया है आपने जो दूर दूर तक इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? भैया, ये लकड़ी के चूल्हे पर बना हुआ मसाला पुलाव है। आप एक बार खाकर देखिए। अगर आपने एक बार इस मसाला पुलाव को खा लिया तो फिर कभी इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, तो फिर आप मुझे 1 प्लेट मसाला पुलाव दे दीजिए। ग्राहक जैसे ही लकड़ी के चूल्हे पर बने मसाला पुलाव को खाता है तो उसे वो पुलाव बहुत ही पसंद आता है। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे अच्छा मसाला पुलाव पहले कभी नहीं खाया। आज से मैं हर रोज आपके ठेले पर आकर ये मसाला पुलाव खाया करूंगा। ऐसा स्वादिष्ट खाना और कहीं नहीं है। अपने पहले ग्राहक से ही अपने मसाला पुलाव की इतनी तारीफ सुनकर शीतल बहुत खुश होती है। धीरे धीरे कुछ दिनों में उसका मसाला पुलाव दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और कुछ महीनों की मेहनत से वो अपने मसाला पुलाव के ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। विशाल जी, हमारे पास अब अच्छे खासे पैसे जुड़ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि इन पैसों से आप एक वकील के साथ मिलकर धीरज भैया पर केस कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपका बिजनेस जरूर वापस मिलेगा। थैंक यू सो मच शीतल। अगर इस मुश्किल समय में तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी भी खुद को संभाल नहीं पाता और ना ही माँ का ध्यान रख पाता। लेकिन तुमने इन मुश्किल हालातों में भी सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू सो मच। अगर पति के मुश्किल समय में उसकी पत्नी ही उसका साथ नहीं देगी तो भला और कौन उसका साथ देगा? आप इन पैसों को लेकर वकील के पास जाइए और जल्दी से हम दोनों को अच्छी खबर सुनाइए। विशाल उन पैसों से एक अच्छे वकील को हायर करता है, जिसके बाद वो धीरज पर फ्रॉड का केस करता है। पुलिस को भी धीरज के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिसके बाद कोर्ट में धीरज गुनहगार साबित हो जाता है और विशाल को उसका बिजनेस फिर से वापस मिल जाता है। अपना बिजनेस वापस मिलते ही विशाल सबसे पहले अपने पुराने घर को वापस खरीदता है। माँ, शीतल, हम लोग केस जीत गए। मुझे मेरा बिजनेस भी वापस मिल गया और मैंने हमारे पुराने घर को भी वापस खरीद लिया। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है शीतल। अगर तुमने मुझे हौसला ना दिया होता तो मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। विशाल और पुष्पा को अपनी बहू शीतल पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि शीतल की मेहनत से ही विशाल ने अपना सब कुछ वापस पाया था। वो शीतल और अपनी माँ को लेकर अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है। अब विशाल शीतल के साथ मिलकर अपने बिजनेस को संभालता है, जिसके बाद वो अपने बिजनेस में और ज्यादा तरक्की हासिल करता है और साथ ही साथ वो शीतल के लिए एक लकड़ी चूल्हे वाला मसाला पुलाव का रेस्टोरेंट भी खोलता है। ये लो सुधा, तुम्हारी चाय। शुक्रिया। तुम्हारे हाथ की बनी चाय का जायका मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और अब तो सर्दियां भी आने वाली है और उसमें तो तुम्हारे हाथ के गाजर के हलवे का कोई जवाब ही नहीं होता। आहा हा हा, बस मजा ही आ जाता है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार गाजर का हलवा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। वो तो तुम मुझे हमेशा ही खिलाती हो। अगले हफ्ते से मेरे कॉलेज की क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी, उसके बाद तो मैं कम ही आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब समय लगे तुम तब आ जाना। ओके बॉस, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ कॉलेज चलती तो कितना अच्छा होता। उसके बाद दोनों सहेलियां बातें करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सुधा वहां से चली जाती है तब, बेटा माफ करना, हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकते। नहीं माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफी क्यों मांगती हो? मैं अपने घर के हालात अच्छे से समझती हूँ। मैं इस तरह बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। लानत है मुझ पर। आप दोनों ऐसी बातें क्यों करते हो? आप दोनों को इतना ज्यादा बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। मेरे लिए वही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ बेटा, लेकिन हम तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हमें उसका भी बहुत दुख है। अच्छा ठीक है, अब आप ये सब छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो बेटा। मुझे विमला काकी ने बताया कि उनकी मालकिन को खाना बनाने वाली की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कल से वहीं पर काम शुरू कर दूंगी। लेकिन बेटा। देखिए माँ, मैं आपकी चिंता अच्छे से समझती हूँ।
मैं जानती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है कि आप मेरी पढ़ाई आगे नहीं करवा सके, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं है। कितने महीनों से आपने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, लेकिन हमें इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अब मुझे ये काम करने दीजिए। वैसे भी आप तो अच्छे से जानती है कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। लेकिन बेटा, तुम्हें पता है ना, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता सताती रहती है। देखो शीला, तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो। अगर तुम सीमा को बाहर काम करने नहीं भेजोगी तो आखिर उसे दुनियादारी का ज्ञान कैसे होगा? अच्छा ठीक है। उसके बाद सीमा भी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है। अरे सीमा, बच्चों का ना गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है, इसलिए तुम इस बार उनके लिए स्वादिष्ट सा गाजर का हलवा बनाओ। वैसे तो हम हर साल बाहर हलवाई से ही खाना बनवाते हैं, लेकिन तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार गाजर का हलवा तुमसे ही बनवा लिया जाए। जी ठीक है मालकिन, मैं बना दूंगी। ठीक है, तुम मुझे सामान बता देना, मैं सारा सामान ले आऊंगी। गाजर तो लानी ही है और खोआ भी। नहीं मालकिन, खोआ नहीं लाना। लेकिन क्यों नहीं लाना? उसके बिना कुछ कैसे होगा? उसके बिना तो गाजर का हलवा टेस्टी बनेगा ही नहीं। नहीं मालकिन, आपको तो पता ही है कि दुकानदार कितना खराब खोआ देते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं घर पर ही सब बना दूंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हलवा स्वादिष्ट बनना चाहिए। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसके बाद सीमा अपनी मालकिन को सामान की लिस्ट बनाकर देती है और उसके बाद सीमा की मालकिन सारा सामान लाकर सीमा को दे देती है। फिर सीमा गाजर का हलवा बनाती है। मालकिन, हलवा तैयार है। ठीक है, मैं उसे चखती हूँ। फिर सीमा की मालकिन गाजर का हलवा चखती है। सीमा, मानना पड़ेगा, वाकई तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। जी शुक्रिया मालकिन। सच में सीमा, मैं जिस हलवाई से गाजर का हलवा बनवाती थी, उसने भी आज तक ऐसा स्वादिष्ट गाजर का हलवा नहीं बनाया। और मैं सच बताऊं तो मैंने किसी भी हलवाई के हाथ का गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट बना हुआ हलवा नहीं खाया। तुमने तो कमाल ही कर दिया, इसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा अलग है। बस कीजिए मालकिन, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। तुम्हें पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही मैं किसी की झूठी तारीफ करती हूँ। इस तरह सीमा की मालकिन को उसके हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद आया था। फिर एक दिन सीमा की मालकिन रितु के पास उसकी कुछ सहेलियां आती है। सीमा, सबके लिए गाजर का हलवा ले आओ। जी मालकिन। सीमा सबके लिए गाजर का हलवा लाती है, फिर सब उसे खाते हैं। मानना पड़ेगा, वाकई तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। हाँ भाई, क्या मस्त हलवा है, मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट हलवा नहीं खाया। हाँ रितु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस बार तुमने कौन से हलवाई से ये गाजर का हलवा बनवाया है, जरा हमें भी तो बताओ। हमें तो ये बहुत पसंद आया, हम भी बनवाना चाहते हैं। क्या सच में तुम्हें ये हलवा इतना पसंद आया? अरे हाँ सच रितु, हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया। मेरे घर पर तो सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है और हम पूरी सर्दी में सुबह शाम बस यही खाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी, तुम मुझे ऑर्डर दे दो। कितने किलो बनवाना है? मेरे लिए 15 किलो। मेरे लिए तो सीधा 30 किलो करवा देना। क्या इतना ज्यादा? हाँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, तुम्हें पता तो है। और प्राइस मैं तुम्हें सारा हिसाब किताब करके उनसे पूछकर फिर बताऊंगी। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस हमारे लिए ये गाजर का हलवा बना देना, ये हमें बहुत पसंद आया। बनाने के बाद तुम बस हमें पैसे बता देना, हम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। हाँ रितु, रिया बिल्कुल सही कह रही है, तुम बस काम होने के बाद हमें पैसे बता देना, हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन, तुम्हें तो पता है न सीमा, वो दोनों मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, तो क्या तुम प्लीज उनके लिए भी गाजर का हलवा बना दोगी? मैं तुम्हें सारा सामान लाकर दे दूंगी। जी ठीक है मालकिन, मैं आपके लिए बना दूंगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच सीमा। इस तरह सीमा अपनी मालकिन रितु की बात मान जाती है और वो उसे सारा सामान लाकर दे देती है। फिर सीमा रिया के लिए 15 किलो और सुमन के लिए 20 किलो गाजर का हलवा बना देती है।
थैंक यू सो मच सीमा, तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। फिर कुछ दिन बाद रिया और सुमन रितु के घर आते हैं। वाह रितु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे लिए भी ये बनवा दिया। लेकिन इसका रेट बाकी हलवाइयों से बहुत ज्यादा है। अरे जब हलवा ही इतना स्वादिष्ट है तो रेट तो ज्यादा होगा ही ना। हाँ ये बात भी है, हाँ मानना तो पड़ेगा, हलवा वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अरे दोस्तों, सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि ये बिल्कुल ताज़ा और हेल्दी हलवा है। इसके अंदर दुकान के नकली खोए का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसमें सब कुछ घर के दूध से ही बना है। अच्छा फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो हमारे पैसे तो वसूल हुए। हाँ। रिया और सुमन हलवा लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस वजह से मैंने कितना मुनाफा कमा लिया। सीमा का टैलेंट मेरे भी काम आ गया, हलवा उसने बनाया और फायदा मेरा भी हो गया। सीमा रितु और उसकी सहेलियों की सारी बातें सुन लेती है। मालकिन ने अपनी सहेलियों से भी ज्यादा पैसे ले लिए और सारे पैसे खुद ही रख लिए। चलो कोई बात नहीं। ऐसा सीमा के साथ जब पहली बार हुआ तब तो वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन उसके बाद रितु सीमा के साथ अक्सर ही ऐसा करने लगी थी। वो अपने कुछ रिश्तेदारों और सहेलियों से गाजर के हलवे का ऑर्डर ले लेती और सीमा को एक पैसा तक नहीं देती थी, बल्कि खुद ही सारा मुनाफा रख लेती थी। तब सीमा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और फिर एक दिन वो ये बात अपने घर पर बताती है। तो माँ, मालकिन मेरे साथ ऐसा करती है। बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। इस तरह तुम्हारी मालकिन तुम्हारा बहुत फायदा उठा रही है। हाँ माँ, मुझे भी उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे पास तुम दोनों लड़कियों के लिए एक आइडिया है। कैसा आइडिया जी? देखो शीला, तुमने ही ये गाजर का हलवा बनाना सीमा को सिखाया, तो क्यों ना तुम दोनों गाजर का हलवा बनाकर बेचो। अजी, लेकिन अगर हमारा ये काम नहीं चला तो? ऐसा कैसे हो सकता है भाग्यवान, तुम खुद ही देखो कि सीमा की मालकिन के सभी रिश्तेदारों को उसके हाथ का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद आ रहा है। अब तुम दोनों के हाथों में जादू है, तो इसीलिए ही तो सबको पसंद आ रहा है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं तो आज तक तुम्हारे हाथ के बने गाजर के हलवे की बराबरी कर ही नहीं पाई। तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती हो। अगर इस चक्कर में हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे और हमारा ये काम नहीं चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों तरफ से ही जाते रहे और कहीं के ना बचे। तुम दोनों कुछ दिन शाम को गाजर का हलवा बेचो और जब काम अच्छा चले तो तुम उस काम को बढ़ा लेना। हाँ पापा, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कितने टाइम से यही सोच रही थी। इस तरह सीमा और शीला दोनों माँ बेटी मिलकर गाजर का हलवा बेचना शुरू कर देती है। उनके हाथ का बना गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद आ रहा था। फिर जब शाम को उसका काम अच्छा चलने लगा तब सीमा अपनी नौकरी छोड़ देती है। लेकिन क्या बात है सीमा, तुम काम क्यों छोड़ रही हो? मैंने सोचा आपके लिए फ्री में गाजर का हलवा बनाने से अच्छा है कि इसको बाहर बेचूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। हाँ, मैं भी देखूं इसे कितना मुनाफा होगा जो इसने मेरे यहाँ का काम छोड़ दिया। दोनों माँ बेटी मिलकर गाजर का हलवा बनाती और उसे बेचती थी। अब दोनों ने सुबह से लेकर शाम तक अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया था। गाजर का हलवा ले लो, गाजर का हलवा, गरम गरम ताज़ा ताज़ा गाजर का हलवा ले लो। उनके पास एक ग्राहक आता है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। वो ग्राहक गाजर का हलवा चखता है। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, आप प्लीज मेरे लिए एक पैक कर दीजिए। वो ग्राहक गाजर का हलवा पैक करवा कर ले जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, क्या आप मेरे लिए 50 किलो गाजर का हलवा पैक कर देंगी? जी बिल्कुल। दरअसल मैं अपने गांव से यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आया था। उनके यहाँ मैंने आपके हाथ का गाजर का हलवा खाया था और मुझे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। इसीलिए मैं अपने गांव में ले जाकर सबको खिलाऊंगा। क्या आप अगले हफ्ते तक बना देंगी? जी हाँ बिल्कुल, हम एक हफ्ते में आपका ऑर्डर तैयार कर देंगे। जी लीजिए आपकी एडवांस पेमेंट। इतना बड़ा ऑर्डर लेकर सीमा और शीला बहुत ज्यादा खुश थे। इस तरह उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। अब उनको काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलने लगे थे। वो दोनों काफी दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एक दुकान को भी किराए पर ले लिया था।
वाह, ये दुकान तो बहुत अच्छी है। हाँ पापा, अब आपको पूरे दिन घर पर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब आप भी हमारे साथ यहाँ पर आराम से बैठकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। बेटा, मैं भी तुम्हारी काम में मदद करवा दूंगा। मैं बैठकर तो काम कर ही सकता हूँ। नहीं पापा, मैं और माँ सब संभाल लेंगे। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम कीजिए। कविता सुबह सुबह किचन में काम कर रही थी और इसी बीच कविता के हाथ से कांच का एक बर्तन टूट जाता है। तभी किचन में कविता की सास पार्वती और नंद अंजलि वहां आती है। हे भगवान, माँ देखो ना, भाभी ने कांच के सारे बर्तन तोड़ दिए। अरे भाभी, आपको पता भी है ये बर्तन कितने महंगे हैं? अरे आपको क्या ही पता होगा, आपके गांव में तो लोगों ने कांच के बर्तन देखे तक नहीं होंगे। अरे माँ, कैसी गवार को आप इस घर की बहू बनाकर ले आई हो? अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह घर में बर्तन तोड़ डाला तूने। अरे आज हमारी नई नवेली बहू का उसके ससुराल में पहला दिन है। अगर शिल्पा को पता चल गया कि तू ऐसे लापरवाहों की तरह काम करती है तो वो क्या सोचेगी? अरे एक तो तेरे माँ बाप ने शादी में कुछ खास दिया नहीं, ऊपर से आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करती ही रहती है तू। माफ करना माँ जी, वो मुझसे गलती से हो गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। पार्वती और अंजलि दोनों कविता के ऊपर खूब अत्याचार करते थे, क्योंकि कविता एक गांव की रहने वाली कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसलिए दोनों माँ बेटी मिलकर कविता को खूब परेशान करते थे और कविता कभी भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना, शेर को अक्सर सवा शेर ही मिलता है। आज पार्वती के बेटे अनुज की बहू शिल्पा का पहला दिन था। सास एक लंबी चौड़ी लिस्ट शिल्पा के पास लेकर आती है। शिल्पा बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और आज तुझे सभी रिश्तेदारों के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना है। और तू चिंता मत कर, कविता है ना, वो तेरी मदद कर देगी। तुझे अकेले कुछ भी नहीं करना होगा। माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैं एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की हूँ। अरे ससुराल आते ही आपने मुझे इतना लंबा चौड़ा काम थमा दिया। अरे ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और से करवा लो। माँ जी, मुझे दे दीजिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी शिल्पा एक पढ़ी लिखी लड़की है, शादी से पहले इसने ये सब नहीं किया होगा, इसलिए इसे ये सब आता नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे शिल्पा को सब सिखा दूंगी। अरे कविता दीदी, आप क्यों परेशान होती हो? अरे ये अंजलि है ना, ये बना लेगी खाना। और वैसे भी रिश्तेदारों को क्या ही पता चल रहा है कि खाना मैंने बनाया है या फिर मेरी नंद अंजलि ने। अंजलि, एक काम करो, तुम रसोई में जाओ और ये खाना बना लो। भाभी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैं क्यों खाना बनाऊं? और वैसे भी ये तुम्हारा ससुराल है, तुम इस घर की बहू हो, मैं क्यों बनाऊं खाना? ठीक है, अगर ये हमारा ससुराल है तो खाना बनाने का काम भी हमारा और खाना खाने का भी काम हमारा ही है। तुम भी अपने ससुराल जाओ और वहीं जाकर खाना खाओ। हे भगवान, इसने तो ससुराल में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे क्या सिखाकर भेजा है तुझे तेरे माँ बाप ने? माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाकर भेजा है ये आप जानने की कोशिश ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप अपनी बेटी की चिंता करो, क्योंकि इसे किसी से बात करने की तमीज तक नहीं है। शिल्पा की बातें सुनकर अंजलि और पार्वती दोनों का मुंह बन जाता है और वो दोनों गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में कविता को ना चाहते हुए भी किचन में जाकर सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना पड़ता है और थोड़ी ही देर में सभी रिश्तेदार खाना खाकर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद पार्वती और अंजलि दोनों कविता को फिर से परेशान करते हुए कहते हैं, कविता, अरे इतने सालों से तू इस घर में खाना बना रही है, लेकिन तभी भी तुझे खाना बनाना आया नहीं। अरे खाने में कोई स्वाद ही नहीं था आज के, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चों ने खाना बनाकर रख दिया हो। और नहीं तो क्या? अरे भाभी, कभी तो ढंग का काम कर लिया करो, बेकार में हम सबका मूड खराब करने में लगी रहती हो तुम। अंजलि और पार्वती की सारी बातें शिल्पा सुन रही होती है। ये सब देखकर शिल्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह शिल्पा नहा धोकर ड्राइंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी पार्वती और अंजलि वहां आती है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तू अभी इस घर की नई नवेली बहू है और ऐसे खुले में बिना सर पर पल्ला किए ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रही है। अरे तू इस घर की महारानी नहीं है, बल्कि बहू है, बहू।
वो तो मुझे भी पता है कि मैं इस घर की बहू हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे तौर तरीके सिखाने से पहले अगर आप खुद को और अपनी बेटी को तौर तरीके सिखा दोगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल को आपकी बेटी को भी ससुराल जाना है। तेरी ऐसी कड़वी जुबान सुनकर ना मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो दिल करता है कि तेरा गला दबा दूं और तुझे जान से मार दूं। माँ जी, मुझे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अभी आपने जो भी बात की है वो सारी बातें मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है। और हाँ, अगर चाहती हो कि मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन जाकर आपके खिलाफ एफआईआर ना कर पाऊं तो आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, वरना मैं आपके साथ साथ आपकी बेटी को भी सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। शिल्पा की बातें सुनकर सास का मुंह बन जाता है। और अब क्या था, मजबूरन पार्वती और अंजलि को शिल्पा की सारी बातें माननी पड़ती है। वो दोनों माँ बेटी सुबह सुबह उठकर रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाने लगते हैं। तभी वहाँ कविता आती है और कविता उनसे कहती है, माँ जी लाइए, मैं बना देती हूँ खाना, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं कविता, रहने दे। जब से ये डायन इस घर में आई है तब से इसने हम सबके नाक में दम कर रखा है। अरे पता नहीं क्या चाहती है ये। अरे क्यों हमें परेशान कर रही है ये। कोई बात नहीं, अभी मैं अनुज से इसकी सारी शिकायतें करती हूँ, अब वही इसे ठिकाने पर लगाएगा। बहुत घमंड है ना इस लड़की को अपने ऊपर। इसका घमंड ना तोड़ दिया मैंने तो मेरा नाम भी पार्वती नहीं। हाँ माँ, इस चुड़ैल ने सच में हमें बहुत परेशान कर दिया है। सुबह से शाम हो जाती है हमें काम करते करते। अंजलि सभी को खाना बनाकर खाना सर्व करती है। शिल्पा आराम से डाइनिंग टेबल पर अपने पति के बगल में बैठकर खाना खा रही होती है। अनुज देख, इस घर में क्या चल रहा है। शायद इस घर में तुझे कुछ मालूम ही नहीं है, पर जब से तेरी ये बीवी आई है ना तब से इसने हम सबके नाक में दम कर रखा है। अरे आते ही इसने अपना घटिया रंग हमें दिखाना शुरू कर दिया है। अरे ये हमारी बातें फोन में रिकॉर्ड करती है और हमें धमकी देती है कि ये पुलिस स्टेशन जाकर हमारे खिलाफ एफआईआर कर देगी। देखो माँ, मैं तुम औरतों के मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। तुमने भी तो कुछ किया ही होगा, इसीलिए तो शिल्पा ने ये सब बोला होगा आपको। अरे ये तो जोरू का गुलाम निकला, इससे तो कुछ भी कहना बेकार है। अनुज की बातों से पार्वती और अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए मजबूरन उन दोनों को माननी पड़ती है। एक दिन अंजलि पोछा लगा रही थी और पार्वती किचन में बर्तन धो रही थी। हे भगवान, आज जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का नतीजा है। अरे मैंने और माँ ने कविता भाभी के साथ हमेशा बहुत गलत किया, पर उन्होंने आज तक हमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कविता भाभी बहुत अच्छी है। आज तक उन्होंने मुझे कभी एक गिलास पानी उठाकर पीने नहीं दिया है, बल्कि मेरा सारा काम खुद करती थी। हे भगवान, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे बुढ़ापे में बर्तन धो रही हूँ मैं। जब तक बड़ी बहू थी तब तक मुझे आज तक पानी का एक ग्लास उठाना तक नहीं पड़ा, और इस छोटी बहू के वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। पार्वती और अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद वो दोनों माँ बेटी खाना खाने के लिए बैठती है। तभी शिल्पा वहाँ आती है और शिल्पा उनके आगे से खाना हटाते हुए कहती है, अरे घर का सारा काम खत्म हो गया है क्या? अरे आप दोनों की आंखें हैं या बटन? बाथरूम में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, वो कौन धोएगा? अगर ऐसे ही आधा अधूरा काम करोगी तो खाना नहीं मिलेगा। शिल्पा, हमसे कौन से जमाने का बदला ले रही है? हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? अरे कुछ तो तरस कर हम पर। तेरे ही घर वाले हैं, कोई पराये नहीं है जो तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। हाँ भाभी, आज तक कविता भाभी ने हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया है। अरे उन्होंने आज तक हमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। और एक आप है कि आते ही इस घर में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया आपने, और अब तक दिखा ही रही हो अपना रंग। तभी वहाँ कविता आती है और कविता पार्वती और अंजलि से कहती है, अब समझ में आया माँ जी आपको कि मुझ पर क्या बीतती थी जब आप दोनों मेरे साथ ऐसा करते थे। अरे मैं पेट भर के खाना तक नहीं खा पाती थी, सारा दिन अकेले घर का काम करती थी, और काम करने के बाद बदले में आप दोनों के मुंह से हमेशा उल्टे सीधे शब्द सुनने को ही मिलते थे मुझे।
लगता है शिल्पा ने तुझे अपने रंग में रंग दिया है। अब तू भी शिल्पा का रंग दिखाने लग गई है। मैं आपको रंग नहीं दिखा रही हूँ माँ, बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मुझे भी प्यार और इज्जत की ज़रूरत है। माँ जी, हर लड़की अपने ससुराल में बहुत सारे सपने संजो के आती है कि उसकी सास उसे माँ की तरह प्यार देगी, उसकी नंद उसे बहन जैसा प्यार देगी। पर यहाँ तो सब कुछ अलग है मेरे लिए। आज तक आप दोनों ने कभी मुझसे प्यार से बात की ही नहीं। हाँ माँ जी, और आते ही मुझे आप दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं कैसे भी आप दोनों को सीधा करके ही रहूंगी। कल को अंजलि को भी तो अपने ससुराल जाना है, और अगर अंजलि के साथ उसके ससुराल में ऐसा ही व्यवहार होता रहा तो वो ना तो हमें अच्छा लगेगा और ना ही माँ जी आपको अच्छा लगेगा। तू बिल्कुल ठीक कह रही है शिल्पा। माफ कर देना कविता बहू, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी। इस तरह से नई नवेली बहू ने आते ही अपना रंग दिखाकर अपनी सास और नंद को सीधा कर दिया था।